आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 12th की केमिस्ट्री क्लास है ये। इसमें हम जो है वैद्युत रसायन के चैप्टर को देख रहे हैं। वैद्युत रसायन में हमने जो है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें 2 या 3 अनुप्रयोग हो गया है। एक अनुप्रयोग जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप देखेंगे, इलेक्ट्रोप्लाटिंग, विद्युत लेपन। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। इसके बाद फिर हम फैराडे के नियम को देखेंगे। आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। आप जो है हमारे चैनल पर जो है यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। आप चैनल पे जा करके और सारे क्लास को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रो प्लाटिंग, बात करेंगे विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लाटिंग। विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लाटिंग होती क्या है? देखिए, जब एक धातु पर, यानी जो कम क्रियाशील धातु होती है और एक अधिक क्रियाशील धातु, तो अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वायुमंडल से क्रिया कर लेती है और क्रिया कर कर के उस पर जो है वो जंग का निर्माण करते हैं, या जो है उसका धीरे धीरे जो है क्षय हो जाता है। अगर उस पर हम कम क्रियाशील धातुओं का जो है लेपन कर दिया जाए तो उनके वायुमंडल से क्रिया वो कम करते हैं और जिससे वो कम जो है खराब होते हैं। यानी जैसे लोहा है तो लोहे पर जो है जंग लगता है, लोहा अधिक क्रियाशील धातु है। अगर इस पर कम क्रियाशील धातु टीने की परत चढ़ा दी जाए तो जो है वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लाटिंग में यही होता है कि जो कम अधिक क्रियाशील धातु होती है उस पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा करके उसको जो है संरक्षित किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। विद्युत अपघटन द्वारा एक धातु पर दूसरी किसी धातु की पतली परत चढ़ाने के प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो विद्युत लेपन होता क्या है कि जब विद्युत अपघटन द्वारा, भाई परत कैसे चढ़ाओगे? परत चढ़ाओगे विद्युत अपघटन द्वारा। तो विद्युत अपघटन द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की किसी पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जो है विद्युत लेपन कहते हैं। सामान्यतः अधिक सक्रिय धातु पर कम सक्रिय धातु की विद्युत लेपन किया जाता है, जिससे अधिक सक्रिय धातु का संक्षारण रोका जा सके। जैसे लोहे के ऊपरी सतह पर टिन अथवा जिंक धातु का विद्युत लेपन किया जाता है।
ए ऑक्सीडाइज पोटेंशियल ये Sn का है, टिन का है, इसका होता है प्लस 0.13 वोल्ट, ये इसका, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडाइज Fe का है जिसका माइनस 0.44 वोल्ट, अरे ये Fe है तो Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है माइनस 0.44 वोल्ट होता है। तो ये अधिक क्रियाशील है, माइनस में है तो अधिक क्रियाशील है, जिसका कम होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, और जिसका प्लस में होता है वो उनकी अपेक्षा ये कम क्रियाशील है। तो अब ये अधिक क्रियाशील है, जाहिर सी बात है, और लोहा वायुमंडल से क्रिया करके जो है जंग का निर्माण करता है। अब इस जंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, टीने की परत जो है इसके ऊपर चढ़ा देते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील है। तो अब कम क्रियाशील धातु पे जब विद्युत लेपन कर दिया जाता है तो ये जंग से इसकी जो है रक्षा करते हैं। अब इसमें जैसे कुछ वस्तुओं के सजावट के लिए भी विद्युत लेपन किया जाता है। जैसे किसी चम्मच पर का विद्युत लेपन, देखिए कांच के एक बर्तन में सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइड का जलीय विलयन भरते हैं तथा जिस वस्तु पर विद्युत लेपन करना है उसे साफ कर विलयन में लटका कर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, से जोड़कर कैथोड बनाते हैं। शुद्ध धातु के एक छड़ को बैटरी के धन सिरे से जोड़कर एनोड बनाकर विलयन में लटका देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सिल्वर आयन कैथोड की ओर जाकर कैथोड पर निक्षेपित होकर वस्तु पर परत बना लेते हैं। देखिए हमने कहा कि विद्युत अपघटन द्वारा एक धातु यानी एक धातु पर दूसरी धातु की पतली पर चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। और यह सामान्यता जो है अधिक सक्रिय धातु पर कम सक्रिय धातु की जो है विद्युत लेपन किया जाता है, जिसमें अधिक सक्रिय धातु को क्या करते हैं, संक्षारण से रोका जा सकता है।
तो ये प्रक्रिया क्यों करते हैं? ये प्रक्रिया इसलिए करते हैं, अधिक सक्रिय धातु होती है जिस पर संक्षारण की प्रक्रिया की वायुमंडल में होती है, उसको रोकने के लिए कम सक्रिय धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। जैसे लोहे के ऊपरी सतह पर जो है टीन अथवा जिंक धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो भाई लोहा होगा तो ये अधिक सक्रिय है, तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा कम होगा, और जो अधिक कम क्रियाशील होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है अधिक होगा। तो अब यहाँ पे कहा गया कि जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सजावट में प्रयोग की जाती हैं, तो उसमें भी जो है ये विद्युत लेपन किए जाते हैं। जैसे किसी चम्मच है, चम्मच पर एजी का विद्युत लेपन करना, तो कैसे करोगे? सबसे पहले कांच के एक बर्तन में क्या करोगे भाई? ये प्रक्रिया कहाँ करोगे? कांच के बर्तन में जो है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम साइनाइड का जलीय विलयन भरते हैं। किसमें भरोगे? कांच के पात्र में। और तथा जिस वस्तु पर विद्युत लेपन करना है उसे साफ करके, ऐसा नहीं कि जैसे हो वैसे लगा लो, उसको पहले साफ करेंगे और साफ करके विलयन में लटका कर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते, और ऋण सिरे से जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कैथोड बन जाएगा। वो कैथोड का कार्य करता है। अशुद्ध धातु भाई, एक तो हमने जिस पर चढ़ाना है उसको लटका दिया और ले जाकर के बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया, और वो कैथोड का कार्य करेगा। अब जो शुद्ध धातु है जिसका हमें विद्युत लेपन करना है, उसको क्या करेंगे? शुद्ध धातु की एक छड़ को बैटरी के धन सिरे से जोड़कर, बैटरी के एक बार ऋण में जोड़ो तो एक बार धन पे जोड़ोगे, तो ये लिखा बैटरी के धन सिरे से जोड़कर एनोड बनाकर विलयन में लटका देते हैं। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सिल्वर आयन, जो शुद्ध सिल्वर है, वो सिल्वर आयन के रूप में आकर के कैथोड पर जा करके, भाई जाहिर सी बात है कैथोड एनोड जैसे जो ऋण वाला होगा वो धन की ओर जाएगा। तो अब वो धन बना है तो ये धन पर ये लगाया गया है, तो ये आयन में जब बनेगा तो ऋण पे जाकर के वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो वही कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं और उस पर एक परत का निर्माण करते हैं। तो जब परत चढ़ जाएगी तो उसको निकाल लेंगे। ठीक है। अब इस पर अगर हम बात करें कि रिएक्शन कैसे होगा, तो देखिए कैथोड पर तो ये Ag है, सिल्वर जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना जो है ये अपचयन के तहत देखा जाता है। इसी तरीके से एनोड पे बात करें, एनोड पर जो क्रिया होगी, ये Ag जो है अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और एक धन आवेश बनाएगा, तो ये जो है ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इस तरीके से जो है विद्युत लेपन किया जाता है। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहो ऐसे बना लेना, कैथोड होगा और ये एनोड होगा, ये सिल्वर प्लेट है, ये स्पून है, चम्मच जो लटका है, और इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। लेपन, विद्युत लेपन किया जा रहा है। कुछ नहीं है, ये जो है कांच का एक पात्र होता है जिसमें जो है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम साइनाइड का विलयन जो है विद्युत अपघट पदार्थ जो है भरा हुआ होता है। इसमें जो हमारे चांद जैसे स्पून है, लोहे का मान लीजिए स्पून है, चम्मच है, उस पर जो है हमें जो है क्या चढ़ाना है? सिल्वर या चांदी चढ़ाना है। तो उसको जो है कैथोड बना करके जो है बैटरी के ऋण सिरे से ले जा करके लटका करके जोड़ देते हैं, और उसी में जो है सिल्वर की एक प्लेट जो है बैटरी के धन सिरे से जोड़कर एनोड बना देते हैं। और जब विद्युत अपघटन क्रिया कराते हैं तो सिल्वर जो है आयनों में जाएगा, जो सिल्वर प्लेट डाले हो ये आयनों में जाएगा, और यह आयन चांदी इस चम्मच के ऊपर जो है एक लेयर का निर्माण करते हैं। चूंकि ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है, एनोड कैथोड पर जाकर के लेयर का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे जो है इसके ऊपर परत का निर्माण करते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
इसमें दो है। सबसे पहले प्रथम नियम लिख लीजिएगा, प्रथम नियम। भाई यह नियम जो है फैराडे ने दिया है, इसीलिए इसे हम फैराडे का नियम कहते हैं। कि फैराडे का नियम क्या कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश पर निर्भर करती है। हमने कहा कि जब किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर, जाहिर सी बात है हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड होगा ना, विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोड लगाएंगे, उसी पे जो करना होगा करेंगे। तो यहाँ पे जब किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर या तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण होगा या तो अपचयन होगा। जाहिर सी बात है, दो इलेक्ट्रोड लगाए होंगे, जो भी इलेक्ट्रोड होगा उस पर या तो ऑक्सीकृत होगा या तो अपचयन होगा। तो यही कहा गया इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत तथा अपचयन होने वाले आयनों की मात्रा, आयन होगा ना, चाहे धन आयन होगा चाहे ऋण आयन होगा, तो ये आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश पर निर्भर करता है। यानी जितना आवेश आप दोगे उतने तो आयन बनेगा, चाहे धन आयन बने चाहे ऋण आयन बने, चाहे लगे उसमें चाहे निकले। समझ में आया नहीं? माना किसी पदार्थ के विलयन में Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W है, तो W प्रोपोर्शनल Q। भाई हमारा जो है Q कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं, तो जो पदार्थ विलयन में जो है अवक्षेपित हो रहा है, निक्षेपित हो रहा है, उसकी मात्रा मान लीजिए W है, तो W पर समानुपाती Q। जानते हो, क्या जानते हो? Q बराबर IT होता है, मालूम है कि नहीं? नहीं पढ़े हो? Q बराबर IT होता है। अगर हम Q की वैल्यू यहाँ रख दें तो W बराबर क्या हो जाएगा? W समानुपाती IT हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे भाई हमने बराबर नहीं लगाया ना, तो W समानुपाती IT हो जाएगा। और ये I कौन है भाई? जहां I बराबर तो विद्युत धारा जिसे हम एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? एम्पियर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और T बराबर है समय। क्या है? समय। अब समय सेकंड में लिया जाता है, पहले सेकंड। अब भाई आप समानुपाती हटाओगे तो W बराबर लाओगे और समानुपाती हटाओगे Z नियतांक लाओगे, IT हो जाएगा। W बराबर Z IT, जहां Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यानी Z जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब अगर मान लीजिए Q बराबर 1 ले लिया जाए, Q की वैल्यू कितना रख दिया जाए? 1 रख दिया जाए। 1 कूलाम
क्यू जो होता है कूलाम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे चाहे एक कहां से आएगा, क्यू की वैल्यू एक लाओगे तो एक मतलब आई जो है 1 एम्पियर होगा और टी 1 सेकेंड होगा। इसका मतलब तो यही तो हुआ, यानी आई बराबर 1 एम्पियर, टी बराबर 1 सेकेंड, तभी तो आया ये। यस भाई आई की वैल्यू 1 रखोगे, टी की वैल्यू 1 रखोगे, तभी तो क्यू बराबर 1 आएगा। यहाँ पे अगर एक आई की वैल्यू 1 रख दिया, टी की वैल्यू 1 1 1 1 तो 1 आ जाएगा ना 1 कूलम। तो यहाँ पे अगर ऐसा रखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो W बराबर क्या बच गया, W बराबर Z बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे यहाँ Q की वैल्यू 1 रख दोगे तो यही तो बचेगा, यहाँ Q है ना, इसने की वैल्यू Q है, Q की वैल्यू अगर रख दोगे तो Z बचेगा। अर्थात किसी आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह मात्रा है जो एक कूलम आवेश प्रवाहित करने से अपचयित अथवा ऑक्सीकृत होती है। भाई हमने कहा कि किसी जैसे W बराबर Z आ गया तो Z क्या है, किसी आयन की विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z कौन सा है, किसी आयन के विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो कह रहा वह मात्रा है, यानी Z की वह मात्रा है जो एक कूलम आवेश प्रवाहित करने पर अपचयित अथवा ऑक्सीकृत होती है। इतना समझ में आ गया? देखो पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जानते हैं Z बराबर आपको एक याद कर लेना होगा E/96,500। भाई ये जो यहाँ पे ये 96,500 फैराडे के नियतांक की वैल्यू है। E जो है, जहां E बराबर ऑक्सीकृत अपचयित हुए आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान है। ठीक, आप जानते हैं W बराबर क्या है, ZIT है ना। W बराबर ZIT है। W बराबर क्या है, ZIT है। और सुनिए W बराबर Z की वैल्यू क्या है, E/96,500 है और IT है ये है। ठीक, अरे ऊपर लिख दो I गुणे T। अरे ZIT है, IT ऊपर है, Z की वैल्यू E/96,500 रख दिया। अब सुनिए E को आप नीचे ले आओ तो W/E लिख सकते हो। अरे नीचे आए कि नहीं है, तो W/E लिखोगे तो I गुणे T/96,500। और दिक्कत, और सुनिए ये IT का है, क्यों आए IT का है क्यों, और नीचे 96,500 है, ये के हुए फैराडे है, ये क्या है फैराडे। तो आप W/E बराबर Q/F लिख सकते हो। हाँ तो ये इतना हो जाएगा। ये F जो है फैराडे नियतांक, क्या है फैराडे नियतांक, तो वही दिया है जहां E ऑक्सीकृत या अपचयित हुए आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान है। भाई Z जो लिया गया था विद्युत रासायनिक तुल्यांक था, तो अब उसका तुल्यांकी द्रव्यमान लियोगे ना, तो उसका तुल्यांकी द्रव्यमान जो होता है वो इतना जो भी होगा वो 96,500 फैराडे के एक का इतना होता है। तो आप जितने का निकालोगे उतने का वो डिवाइड हो जाएगा, भाग दे देंगे तभी तो एक उतने का मिल जाएगा। तो वही दिया है। तो यहाँ यानी Z की वैल्यू E/96,500, इसको आप ध्यान रखोगे तो आराम से इसी पर रखोगे तो आपका W/E बराबर Q/F जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? द्वितीय नियम, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों
के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। हमने कहा कि यदि विभिन्न विद्युत अपघट्ट, मान लीजिए अलग अलग विद्युत अपघट्ट हो, जैसे अलग अलग चैम्बर हो, जैसे मान लीजिए एक चैम्बर इधर हो, एक चैम्बर इधर हो, एक चैम्बर इधर हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो कहा गया यदि विभिन्न अपघट्ट के अलग अलग विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान आवेश, यानी उतना क्यू इसमें डाला जाए, उतना क्यू इसमें डाला जाए, उतना क्यू इसमें डाला जाए, तो समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, यानी इसमें भी इलेक्ट्रोड लगा, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, है ना, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों की समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। भाई अलग अलग विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान आवेश अगर प्रवाहित करोगे तो उनके इलेक्ट्रोडों पर समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। समझ में आ गया? अर्थात W/E बारे में कुछ बताए थे, IT/96 यही तो आया था। यदि I व T स्थिर हो तो W/E बराबर है, जब वह स्थिर है तो ये स्थिरांक हो जाएंगे, अथवा भाई अगर उनका स्थिरांक हो अथवा तो ये इधर ही है तो ये W समानुपाती E आ जाए। अर्थात किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों की मात्रा आयन के तुल्यांक की द्रव्यमान आयन के तुल्यांक की द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तुल्यांक की द्रव्यमान के भाई ये आयन का ये तुल्यांक की द्रव्यमान है और जो आयनों की मात्रा है W जो है इसके समानुपाती होता है। इसको आप लिख सकते हो WA मान लीजिए है तो ये होगा, उसी का तुल्यांक की द्रव्यमान होगा ना। इस तरीके से WB अगर मानते हैं तो क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा, उसी का तुल्यांक की द्रव्यमान होगा। इसी तरीके से WC अगर लेते हो तो EC हो जाएगा। सब किसके बराबर होंगे, स्थिरांक के। ठीक आ गया ना। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले क्लास में जो है धारा दक्षता और इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे।